नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात करेंगे अखिलेश यादव की, जो मायावती से राजनीतिक जमीन छीनना चाहते हैं। अखिलेश यादव चंद्रशेखर के भरोसे बड़े खेल की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी खबर में बात रीतू महेश्वरी की। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रीतू महेश्वरी अब 18 साल पुराने केस में जेल जाएंगी। तीसरी खबर में बात मायावती की। 2024 के चुनाव के लिए मायावती अब नए नए दांव आजमा रही है। विपक्षी पार्टियों को हराने के लिए अब मायावती अपनी टीम को मजबूत बना रही है। अब उन्होंने अपने सिपा सलारों से ग्राउंड रिपोर्ट लेने का फैसला किया है। चौथी और आखिरी खबर में बात अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट की। एनसीबी ने खुलासा किया कि इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट के तार मुजफ्फरनगर और शाहीन बाग से जुड़े हैं। 3 महीने की मुशक्कत के बाद इस मामले के सभी आरोपी पकड़े गए, जिसमें 2 अफगानी नागरिक भी शामिल हैं। तो चलिए खबरों से आगाज करते हैं और सबसे पहले बात अखिलेश यादव की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मिशन 2024 में जुट गए हैं और राजनीति में नए नए दांव आजमा रहे हैं। 2024 में बीजेपी को मात देने के लिए यादव लैंड के बाद अखिलेश दलित राजनीति में सेंध लगाने की जुगत में है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव ने रणनीति बदली है। हाल ही में हुए खतौली और रामपुर के उपचुनाव में चंद्रशेखर सपा गठबंधन कैंडिडेट के समर्थन में प्रचार भी कर चुके हैं। माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में चंद्रशेखर सपा गठबंधन से चुनाव भी लड़ सकते हैं। सपा की कमान मिलने के बाद अखिलेश ने 5 सालों में कई प्रयोग किए। इनमें दलित और ओबीसी को साथ लाने की भी कवायद शामिल है। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले अखिलेश ने मायावती के साथ गठबंधन किया, लेकिन इसका फायदा उन्हें नहीं मिला। 2019 चुनाव के बाद मायावती ने अखिलेश के साथ गठबंधन तोड़ लिया था। अब अखिलेश यादव मायावती की राजनीतिक जमीन छीनने के लिए चंद्रशेखर का सहारा ले सकते हैं। दरअसल 2015 में सहारनपुर के अपने गांव में द ग्रेट चमार का बोर्ड लगाने की वजह से चंद्रशेखर आजाद सुर्खियों में आए थे। 2014 में दलित संगठन भीम आर्मी से जुड़ने के बाद आजाद लगातार दलितों की आवाज उठाते रहे हैं। 2020 में उन्होंने आजाद समाज पार्टी का गठन भी किया था। 2017 में सहारनपुर में जातीय हिंसा भड़की, जिसके बाद यूपी पुलिस ने चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया और उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस दर्ज कर दी। हालांकि बाद में आजाद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए चंद्रशेखर आजाद बहुत बड़ा खतरा है। इसका अंदाजा मायावती के एक बयान से भी लगाया जा सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने कहा कि चंद्रशेखर बीजेपी का एजेंट है और दलित वोटरों में बंटवारा करने के लिए वो चुनाव लड़ता है। दरअसल यूपी में दलित वोटरों पर एकाधिकार रखने वाली मायावती की राजनीतिक पकड़ पिछले कुछ सालों से कमजोर पड़ी है। वोट प्रतिशत में लगातार गिरावट देखी जा रही है। 2022 के चुनाव में बसपा की करारी हार हुई, जिसके बाद माना जा रहा है कि दलित वोटर चंद्रशेखर के साथ शिफ्ट हो सकते हैं। इसकी 3 वजह भी है। पहली वजह, दलित युवाओं में चंद्रशेखर काफी लोकप्रिय है। चंद्रशेखर तेज तरार भाषण और दलितों के मुद्दे को लगातार उठाने की वजह से समुदाय के युवाओं में काफी पॉपुलर है। दूसरी वजह, भीम आर्मी का संगठन काफी एक्टिव है। चंद्रशेखर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं। ये संगठन पश्चिमी यूपी में काफी एक्टिव है। सिर्फ सहारनपुर में ही संगठन के करीब 20,000 कार्यकर्ता हैं। साथ ही आजाद समाज पार्टी भी पश्चिमी यूपी में खासा एक्टिव है। तीसरी वजह, मुद्दे उठाने में चंद्रशेखर माहिर हैं। हाथरस केस हो या सीए कानून, चंद्रशेखर हर मुद्दे को जोर शोर से उठाते रहे हैं। दलितों के मुद्दे उठाने की वजह से चंद्रशेखर कई बार जेल भी गए हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव का ये मिशन पास होता है या फेल। दूसरी खबर में बात रीतू महेश्वरी की। आईएएस रीतू महेश्वरी काफी चर्चित अधिकारियों में से एक है। मौजूदा समय में वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की सीईओ है। अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 18 साल पुराने एक मामले में आईएएस रीतू महेश्वरी को 1 महीने की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि रीतू महेश्वरी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।
ये फैसला जिला कंज्यूमर फोरम से सुनाया गया है। मामला एक प्लॉट के अलॉटमेंट से जुड़ा हुआ है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को वारंट भी दे दिया गया है। दरअसल ये केस साल 2001 से चल रहा था। अब कंज्यूमर फोरम ने रितु महेश्वरी को इस केस में दोषी पाया है और उन्हें 1 महीने की कैद की सजा सुनाई है। केस दर्ज कराने वाले महेश मित्रा का आरोप है कि साल 2001 में प्लॉट के अलॉटमेंट का आवेदन दिया गया था। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने उनको प्लॉट का आवंटन नहीं दिया। इसी के खिलाफ उन्होंने जिला कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी। महेश मित्रा के मुताबिक उन्होंने साल 2005 में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कंज्यूमर फोरम ने 18 दिसंबर 2006 को फैसला सुनाया था। कंज्यूमर फोरम ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को आदेश दिया था कि महेश मित्रा को 1000 से 2500 वर्ग मीटर का प्लॉट अलॉट किया जाए। साथ ही ये भी कहा गया था कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी महेश मित्रा को वो पैसे भी लौटाएं जो उन्होंने कानूनी कार्रवाई में खर्च किए हैं। इस फैसले के खिलाफ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने राज्य ग्राहक आयोग में शिकायत की। आयोग ने फैसला दिया कि महेश मित्रा ने जो पैसे दिए हैं वो उन्हें ब्याज सहित लौटाए जाए। हालांकि इस फैसले के खिलाफ महेश मित्रा ने राष्ट्रीय ग्राहक आयोग में शिकायत की। आयोग ने अपना फैसला 30 मई 2014 को सुनाया और कहा कि महेश मित्रा के तर्क सही हैं और राज्य ग्राहक आयोग का फैसला गलत है। राज्य ग्राहक आयोग का फैसला गलत होने का मतलब है जिला कंज्यूमर फोरम का फैसला सही है। तीसरी खबर में बात मायावती की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 और नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी समेत विपक्षी पार्टियां एक्शन मोड में आ गई है। चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने जमकर तैयारी शुरू कर दी है। बसपा प्रमुख चुनावी तैयारियों को तेज करने के लिए सिपा सलारों की रिपोर्ट लेने का फैसला किया है। मायावती के सिपा सलारों को अब हर हफ्ते रिपोर्ट बनानी होगी जिसमें बताना होगा कि किसने कितना काम किया है और फिर ये रिपोर्ट बीएसपी चीफ खुद देखेंगी। मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों को सभी कोऑर्डिनेटर की समीक्षा के आदेश भी दिए हैं जिसके जरिए उनको मिले कामों की गति और स्थानीय रिपोर्ट की जानकारी ली जा सके। दरअसल सिपा सलारों को अपनी रिपोर्ट बनाते वक्त कई बातों का जिक्र करना होगा। उन्हें रिपोर्ट में एक सप्ताह में कितने सदस्य बनाए, कितनी बैठक की और कितने युवाओं को जोड़ा, इसकी पूरी रिपोर्ट देनी होगी। बसपा ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ने और सदस्य बनाने पर जोर दे रही है। बसपा पासमंदा मुसलमानों पर भी फोकस कर रही है। बीजेपी के पासमंदा सम्मेलन शुरू करने से बसपा परेशान थी और अपनी टीम को इनके बीच उतारा था। जब से बीजेपी ने पासमंदा मुसलमानों और ओबीसी आरक्षण पर फोकस किया है तब से ही मायावती टेंशन में आ गई है और अब उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं उन्हें सत्ता से बाहर ना होना पड़े, क्योंकि मायावती ने हमेशा दलितों और मुसलमानों के दम पर ही राजनीतिक दांव खेला है। वहीं चौथी और आखिरी खबर में बात अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट की। एनसीबी ने देश के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। सिंडिकेट के तार शाहीन बाग और मुजफ्फरनगर से जुड़े नजर आ रहे हैं। सिंडिकेट के जरिए विदेश से आ रही हेरोइन भारत के कई राज्यों में भेजी जा रही थी। सिंडिकेट में शामिल 2 अफगानी नागरिकों समेत 16 को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। एनसीबी के उत्तरी रीजन के डिप्टी डायरेक्टर ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि सिंडिकेट भारत के कई राज्यों में फैला हुआ था और इसके तार पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक जुड़े हुए हैं। इस गैंग का मास्टरमाइंड अक्षय छाबड़ा है जो लुधियाना से इस सिंडिकेट को चला रहा था। अक्षय के लिंक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है जिनकी मदद से वो कार्गो के जरिए हेरोइन मांगता है। विदेश से आई हेरोइन शाहीन बाग से मुजफ्फरनगर भेजी जा रही थी। मुजफ्फरनगर में 2 अफगानी नागरिक इस हेरोइन की प्रोसेसिंग करते थे। इन हेरोइन को 2 लैब्स में प्रोसेस किया जा रहा था। ये एक बड़ा ऑपरेशन था जिसमें 3 महीने की मेहनत के बाद सभी आरोपी पकड़े गए। इस अभियान में एनसीबी के साथ कई एजेंसियां शामिल रही। एनसीबी से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक इस सिंडिकेट से 150 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन बरामद की जा चुकी है। दरअसल 15 नवंबर 2022 को लुधियाना में एनसीबी की चंडीगढ़ यूनिट ने संदीप सिंह से 20 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की। इस सिंडिकेट ने 60 बैंक खातों को सीज किया गया है।
इसके बाद तब से अब तक हुई लगातार छापेमारी में 30 किलो से ज्यादा हेरोइन और कई नशीले पदार्थ बड़ी मात्रा में बरामद हुए। इस मामले में संदीप सिंह समेत 16 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 2 अफगानी नागरिक हैं। इस सिंडिकेट के जरिए खरीदी गई कुल 30 संपत्तियों की पहचान की गई है, जिन्हें जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।